हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफलता कोचिंग सेंटर में। दोस्तों देखिए, आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो दोस्तों बीएससी थर्ड ईयर के इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो देखिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दोस्तों क्या होती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखिए, और उसके बाद दूसरा टॉपिक है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखिए पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझते हैं क्या होती है। देखिए लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब लिमिटेशन का मतलब होता है कमियां। ठीक, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां देखिए क्या होती है। सबसे पहली बात बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है आपको बताएं। तो देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पाउली के द्वारा रिप्रेजेंट। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को तो कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन कलर आयन फॉर्मेशन को तो एक्सप्लेन करती ही नहीं है। मतलब इसमें कुछ कमियां पाई गई थी, इसलिए लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनाई गई है। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये जो पाउली के द्वारा रिप्रेजेंट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को तो कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन उसके बाद ये कलर आयन फॉर्मेशन को तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक, इसलिए ये इसकी कमियां लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बन गई। ठीक, और उसके बाद देखिए जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है ना, वो क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव को एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कलर फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है ना। और देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक बैलेंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक, उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी रिएक्शंस, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शंस होती है ना, उनको भी ठीक प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है कैरेक्टर्स मतलब जितने भी चरित्र वो होते हैं ना, उनको भी ठीक प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे कि डिफरेंट ज्योमेट्री वगैरह होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, जितनी ज्योमेट्री होती है उनको ठीक प्रकार से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर काफी कमियां पाई गई। ठीक, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने, पाउली ने इस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अभी नोट नहीं करना है, कॉपी से हम नोट कराएंगे आपको, पूरी थ्योरी है इसकी। देखिए उसके बाद आती है आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सीएफटी, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की शॉर्ट फॉर्म होती है बीबीटी। दोस्तों इसकी शॉर्ट फॉर्म सीएफटी होती है। और देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ना, हैंस बेथे ने 1929 में इस थ्योरी को प्रतिपादित किया था। ठीक है ना। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है ना दोस्तों, उसको जो है हैंस बेथे ने 1929 में प्रतिपादित किया था। ठीक, और दोस्तों ये थ्योरी जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इफेक्ट को स्टडी करती, इसमें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इफेक्ट को स्टडी किया जाता है। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किस चीज का होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डिफरेंट ज्योमेट्री के कारण लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होता है ना, उसको इस थ्योरी के आधार पर बेस पर मतलब स्टडी किया जाता है। और उसके बाद जो मेटल एटम होता है, मेटल एटम और ऑर्बिटल, मेटल एटम और लिगेंड की डी ऑर्बिटल पर पड़ने वाले इफेक्ट को इस थ्योरी के बेस पर स्टडी किया जाता है। ठीक, मतलब मेटल एटम की डी ऑर्बिटल और लिगेंड की डी ऑर्बिटल, इन दोनों डी ऑर्बिटल जो दोनों सॉरी मतलब मेटल एटम और लिगेंड, इन दोनों की जो डी ऑर्बिटल होती है, जो डी ऑर्बिटल पर जो इफेक्ट पड़ता है, उस इफेक्ट को स्टडी किया जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें 4 पॉइंट होते हैं आपके। और देखिए दोस्तों जो क्रिस्टल फील्ड जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक, और कलर आयन फॉर्मेशन को। लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कलर आयन फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है ना। देखिए इसके 4 पॉइंट होते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या होता है, देखिए इसकी थ्योरी है और थ्योरी को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इसका एक सरल तरीका बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कोई मेटल एटम है,
जैसे कोई मेटल एटम आपने ले लिया, जैसे निकल ले लिया आपने मेटल एटम, ठीक है, और उसके बाद कार्बोनिल लिगैंड हो गया, उसके बाद ये कार्बोनिल लिगैंड हो गया। तो देखिए पहला पॉइंट इसका क्या कहता है, ये जो पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट कहता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड के बीच में फंसा रहता है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर लिगैंड होते हैं, ठीक। तो इसमें जो मेटल एटम है ना, ये क्या है, दोनों लिगैंड के बीच में है, ठीक। एक तो ये लिगैंड है, दूसरा ये है। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये दोनों लिगैंड के बीच में है, मतलब इसके चारों ओर वो लिगैंड होते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो लिगैंड होता है ना, वो लोन पेयर, उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। और मेटल आयन पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट भी सेम वही होता है कि सेंट्रल मेटल एटम चारों ओर लिगैंड से घिरा होता है और सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव चार्ज रखता है और लिगैंड निगेटिव चार्ज रखता है, क्योंकि। और उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए तीसरा पॉइंट कहता है कि सेंट्रल मेटल एटम तथा लिगैंड, ये जो लिगैंड है ना, सेंट्रल मेटल एटम तथा लिगैंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, ठीक। मतलब मेटल एटम और लिगैंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ठीक। उसके बाद अगली बात आती है, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी उत्पन्न होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। दोस्तों ये मैं बोल रहा हूं आपको, और राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी। हाँ, तो दोस्तों इस पे क्या है, देखिए जो मेटल एटम और लिगैंड के बीच में एक तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ठीक। उसके बाद इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उत्पन्न होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि मेटल एटम पर पॉजिटिव चार्ज और लिगैंड पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। और कौन बोल रहा है, दोस्तों देखिए हम बता रहे थे कि इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उत्पन्न होता है, और ये अट्रैक्शन जो उत्पन्न होता है दोस्तों, ये जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण होता है, ठीक है। और इस अट्रैक्शन के कारण अगर ये न्यूट्रल हो, दोनों ये मेटल एटम और लिगैंड दोनों न्यूट्रल हो, इस पे कोई भी चार्ज ना हो, तो ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। और इनका जो नेगेटिव सिरा है वो मेटल एटम की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। और देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट ये कहता है कि मेटल एटम की डी ऑर्बिटल, मेटल एटम की डी ऑर्बिटल, चौथा एटम ये कहता है कि देखिए चौथा पॉइंट ये कहता है कि जो है मेटल एटम तथा लिगैंड के बीच अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्जन भी उत्पन्न होता है। क्या होता है, रिपल्जन, ठीक। मतलब चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि मेटल एटम तथा लिगैंड के बीच अट्रैक्शन अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्जन भी उत्पन्न होता है, ठीक। और ये रिपल्जन जो है ना, मेटल एटम की डी ऑर्बिटल और लिगैंड के नेगेटिव चार्ज के बीच में उत्पन्न होता है, ठीक। जो रिपल्जन है ना, वो मेटल एटम की डी ऑर्बिटल तथा लिगैंड के नेगेटिव चार्ज के बीच में उत्पन्न होता है, ठीक। और इस रिपल्जन के कारण देखिए दोस्तों, इस रिपल्जन के कारण मेटल इक्वल एनर्जी वाले मेटल एटम की पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल नहीं होती है, ठीक। इसमें जो डी ऑर्बिटल लिगैंड की डायरेक्शन में होती है उस पर रिपल्जन अधिक लगता है, इसलिए उसकी जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। मतलब इसमें जो डी ऑर्बिटल लिगैंड की डायरेक्शन में होती है, ठीक, उनकी एनर्जी अधिक होती है, इसलिए उन पर रिपल्जन भी अधिक लगता है। और जो डी ऑर्बिटल लिगैंड की डायरेक्शन में नहीं होती है, उनकी एनर्जी कम होती है, और इसी कारण उन पर रिपल्जन भी कम लगता है, ठीक। दोस्तों देखिए ये थ्योरी नोट कर लें आप, अभी ये नहीं नोट करना है, मैं बता रहा हूं आपको कॉपी से। दोस्तों देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, देखिए लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो आप इसको नोट करें, देखिए इसमें कॉपी से नोट कर लें आप।
देखिए ये लिखा ना पाउली के द्वारा रिप्रेजेंट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि बीबीटी में कुछ कमी थी, क्योंकि ये थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कुछ सीमा तक ही एक्सप्लेन करती है। लेकिन ये थ्योरी कई प्रॉपर्टी जैसे कलर आयन फॉर्मेशन आदि को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, जो कि इनकी लिमिटेशन के रूप में सामने आई आता है। इस थ्योरी के लिमिटेशन निम्न है। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये थ्योरी केवल क्वालिटेटिव को ही एक्सप्लेन करती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है ये थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक। तीसरा पॉइंट कह रहा है ये थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मैग्नेटिक वैलेंस को विस्तार से एक्सप्लेन नहीं करती है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि ये थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। पांचवा पॉइंट कह रहा है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के विभिन्न कैरेक्टर्स जैसे डिफरेंट ज्योमेट्री आदि को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। ठीक। उसके बाद देखिए आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी CFT। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हैंस वेथे के द्वारा सन 1929 में प्रतिपादित की गई थी। इस थ्योरी के बेस पर विभिन्न कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के कारण लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को स्टडी किया गया। सेंटर मेटल तथा लिगैंड के एटम की ऑर्बिटल पर पड़ने वाले इफेक्ट को स्टडी किया गया। दो चीजों को मैंने बताया था आपको। ये थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के निर्माण यानी कि प्रिपरेशन और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर आयन फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। ये जो एफ का मतलब है, ये एफ का मतलब फॉर्मेशन। ठीक। अब देखिए उसके बाद आप यहाँ आ जाइए। पहला पॉइंट मैंने बताया था। देखिए मैंने बताया था किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंट्रल मेटल आयन डिफरेंट लिगेंड से घिरा होता है। मतलब मैंने बताया मेटल एटम जो होता है वो घिरा होता है, उसके चारों ओर लिगेंड होते हैं तथा लिगेंड पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लिगेंड पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ठीक। नंबर 2 पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल चारों ओर से लिगेंड से घिरा होता है। ठीक। मैंने बताया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल होता है वो चारों ओर से लिगेंड से घिरा होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है आपका ये सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक। मेटल आयन और लिगेंड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उत्पन्न होता है। ये अट्रैक्शन इसलिए होता है कि मेटल पर आयन पर पॉजिटिव चार्ज तथा लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। और यदि ये न्यूट्रल होते हैं, मैंने बताया कि अगर ये न्यूट्रल होते हैं तो ये डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक। और इनका नेगेटिव सिरा मेटल एटम की ओर शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों ये थ्योरी है, बहुत इजी लैंग्वेज में थ्योरी लिखी गई है। देखिए चौथा पॉइंट, मेटल आयन और लिगेंड के बीच अट्रैक्शन के साथ साथ एक रिपल्जन भी उत्पन्न होता है। मैंने बताया ना ऊपर को, और देखिए वो रिपल्जन जो दिख रहा है, देखिए वो ये रिपल्जन है। ये मैंने बताया कि मेटल एटम देखिए मेटल आयन और लिगेंड के बीच अट्रैक्शन के साथ साथ एक रिपल्जन भी उत्पन्न होता है। और ये रिपल्जन मेटल की डी ऑर्बिटल तथा लिगेंड के नेगेटिव चार्ज के बीच में उत्पन्न होता है। मैंने बताया कि मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में उत्पन्न होता है। इस रिपल्जन के कारण इक्वल एनर्जी वाले मेटल आयन की पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल नहीं होती है। इनमें से जो डी ऑर्बिटल लिगेंड की डायरेक्शन में होती है उनकी एनर्जी अधिक होती है और उन पर रिपल्जन भी अधिक लगता है। और उसके बाद जो डी ऑर्बिटल लिगेंड की डायरेक्शन में नहीं होती है उनकी एनर्जी कम होती है और रिपल्जन कम लगता है। इसके कारण पांचों डी ऑर्बिटल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसे क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग कहते हैं। अगर पांचों डी ऑर्बिटल दो पार्ट में डिवाइड हो रही है तो उनको क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग कहेंगे। और इस सप्लाइटिंग के कारण एनर्जी में जो चेंज आता है, मतलब इस सप्लाइटिंग के कारण एनर्जी में जो चेंज आता है वो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कहते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, आप ये थ्योरी नोट कर लेना। पहले ये है बैलेंस लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये पूरी थ्योरी है आपकी। हेलो दोस्तों, देखिए उसके बाद आपकी हेडिंग होती है क्रिस्टल फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर ही पहला पॉइंट होता है आपका क्रिस्टल फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए क्रिस्टल फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री तो कुछ इस प्रकार बनती है दोस्तों जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी चल रही थी ना, उसमें जो इसका पहला पॉइंट होता है वो होता है क्रिस्टल फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो मेटल एटम होता है वो बीच में होता है और चारों ओर उसके लिगेंड होते हैं। ठीक है। और ये लिगेंड जो होते हैं ना वो एक्स वाई जेड एक्सिस पर अरेंज होते हैं। ठीक। तो इसकी ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो लिगेंड होती हैं वो एक्स वाई जेड एक्सिस पर अरेंज होती हैं। और उसके बाद देखिए जो डी ऑर्बिटल होती है मेटल एटम की, जो 5 डी ऑर्बिटल होती है ना, उन डी ऑर्बिटल को इस ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है। इसमें तो देखिए पहली ऑर्बिटल तो ये होती है डी एक्स वाई। ठीक, एक्स वाई। और दूसरी ऑर्बिटल होती है डी वाई जेड। ठीक। और तीसरी ऑर्बिटल होती है डी जेड एक्स।
दोस्तों चौथी ऑर्बिटल होती है डी जेड स्क्वायर, ठीक। और पांचवी ऑर्बिटल होती है डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और छठी ऑर्बिटल का कोई नाम नहीं होता है, ठीक। तो दोस्तों इसमें जो सेट बनते हैं ना, ये जो एक तो डी जेड स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, ये जो ऑर्बिटल होती है डी जेड स्क्वायर होती है, ठीक। तो दोस्तों इसमें जो सेट बनते हैं ये एक तो डी जेड स्क्वायर और दूसरा होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस सेट का नाम होता है इजी सेट, ठीक। क्या होता है? इजी सेट। डी जेड स्क्वायर कॉमन डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक। इसको इजी सेट बोलते हैं। और ये जो होता है ना डी एक्स वाई और डी वाई जेड डी जेड एक्स, ठीक। डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों जो ऑर्बिटल होती है इनका जो सेट बनता है ना उसको बोलते हैं टी टू जी सेट। तो दोस्तों ये जो होता है ना, इस सेट की एनर्जी ज्यादा होती है और इस सेट की एनर्जी कम होती है, इसीलिए इस सेट पर जो है रिपल्जन अधिक लगता है और इस वाले सेट पर जो रिपल्जन है वो कम लगता है, ठीक। दोस्तों कॉम्पिटिशन नोट करा देंगे सब कुछ। देखिए उसके बाद अगला स्ट्रक्चर बनता है आपका, देखिए ये डी ऑर्बिटल होती है, एक दो तीन चार, एनर्जी लेवल बढ़ता है इसका। दूसरी डी ऑर्बिटल होती है ये वाली, सेकंड स्टेप में, एक दो तीन चार, ठीक। ये स्टेप वन होता है और ये स्टेप टू होता है, और उसके बाद ये जो ऑर्बिटल होती हैं वो दो पार्ट में टूट जाती है, ठीक है। तो देखिए ये जो ऑर्बिटल होती है वो डी एक्स वाई होती है, और ये ऑर्बिटल डी वाई जेड होती है, ये ऑर्बिटल डी जेड एक्स होती है, और ये ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली होती है, और ये ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर होती है, ठीक। उसके बाद ऐसे ये भी, ये डी एक्स वाई होती है, ये डी वाई जेड होती है, और ये डी जेड एक्स होती है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होती है, और ये डी जेड स्क्वायर होती है। अब देखिए स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में ये ऑर्बिटल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो 0.6, 0.4, इसमें 10 डेल नॉट की टोटल एनर्जी होती है, ठीक। ऊपर वाला जो सेट होता है वो इजी सेट होता है दोस्तों, और नीचे वाला जो सेट होता है वो 2TG सेट होता है। ये क्या होती है इसमें डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, और ये वाला जो सेट होता है वो होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक। देखिए ऊपर वाला जो सेट होता है ना ये होता है इजी सेट। क्या होता है? इजी सेट। और ये होता है T2G सेट। तो देखिए इसमें क्या है कि जो इजी सेट होता है ना उसकी एनर्जी 0.6 डेल नॉट तक बढ़ती है, इसकी एनर्जी 0.6, ये 0.6 डेल नॉट तक बढ़ती है, और जो T2G सेट होता है उसकी एनर्जी 0.4 डेल नॉट तक घटती है, ठीक है ना। और यहां होता है आपका दोस्तों सप्लाइटिंग ऑफ
d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दोस्तों इसमें बताया गया कि देखिए स्टेप फर्स्ट में जो डी ऑर्बिटल की मतलब मेटल एटम की जो 5 डी ऑर्बिटल होती है ना, तो उनका एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो सेकंड स्टेप में इस प्रकार से दर्शाया जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो डी ऑर्बिटल होती है ना, वो दो पार्ट में टूट जाती है, ठीक है। तो पहला तो ये होता है, इस पहले पार्ट में जो टूटती है वो उसमें हाई लेवल एनर्जी वाली ऑर्बिटल अलग हो जाती है और लो कम एनर्जी वाली ऑर्बिटल अलग हो जाती है, ठीक है। तो जो ईजी साइड होता है ना, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और जो T2G साइड होता है उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक। और ईजी साइड की एनर्जी जो है वो 0.6 डेल नॉट तक बढ़ती है और T2G साइड की एनर्जी 0.4 डेल नॉट तक घटती है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर भी कॉपी से नोट करा देंगे आपको। दोस्तों अच्छा नोट रहे हैं इसको। और ये होता है dz स्क्वायर, ठीक है। ये होता है स्टेप फर्स्ट। देखिए दोस्तों कॉपी से कराते हैं आपको नोट, ये पूरा कंपाउंड। देखिए दोस्तों हेडिंग होती है इसकी ये वाली, पहली वाली, क्रिस्टल फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में मेटल आयन सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो मेटल आयन होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि सेंटर में प्रेजेंट है ना मेटल आयन, ठीक। उसके बाद आता है 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के 6 कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। जो 6 लिगेंड होते हैं ना, ये जितने भी 6 कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और ये लिगेंड एक्स वाई जेड एक्सिस पर अरेंज होते हैं। ये लिगेंड एक्स वाई जेड एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस होता है दोस्तों, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है, ठीक। तो ये लिगेंड जो होते हैं ना वो एक्स वाई जेड एक्सिस पर अरेंज होते हैं। और उसके बाद देखिए इसके अलावा सेंट्रल मेटल एटम की 5 डी ऑर्बिटल को निम्न प्रकार दिखा सकते हैं। पहली डी ऑर्बिटल ये डी एक्स वाई हो गई, दूसरी ऑर्बिटल डी वाई जेड हो गई, और देखिए तीसरी ऑर्बिटल जो हो गई आपकी डी जेड एक्स हो गई, चौथी ऑर्बिटल आपकी डी जेड स्क्वायर हो गई, पांचवी ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गई, और छठी डी ऑर्बिटल का कोई नाम नहीं। देखिए और उसके आगे क्या लिखा है, उसके आगे लिखा है दोस्तों, उपरोक्त डायग्राम से स्पष्ट होता है कि ये लिगेंड एक्स वाई जेड एक्सिस पर अरेंज होते हैं और मेटल आयन सेंट्रल में होता है, तथा मेटल आयन की डी ऑर्बिटल जो डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉमा डी जेड स्क्वायर एक्सिस पर होती है, अतः इन पर रिपल्सन अधिक लगता है, इसलिए इनकी एनर्जी अधिक होती है, ठीक। जबकि शेष 3 ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये ठीक है, ये एक्सिस पर होती है, इन पर रिपल्सन कम लगता है, इसलिए इनकी एनर्जी कम होती है, ठीक। ये डी ऑर्बिटल 2 सेट में टूट जाती हैं, जिनमें मैक्सिमम एनर्जी वाला सेट ईजी होता है, ठीक। ईजी सेट जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमा डी जेड स्क्वायर है, और मिनिमम एनर्जी वाला सेट T2G होता है, डी एक्स वाई कॉमा डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, ठीक। और देखिए उसके बाद देखिए ईजी सेट और T2G सेट के बीच एनर्जी डिफरेंट को क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी कहते हैं। ईजी सेट और T2G सेट के बीच जो एनर्जी का डिफरेंट होता है ना, उसको क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी कहते हैं, और इसे डेल नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एनर्जी होती है उसको डेल नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 10 डेल नोट होती है, ठीक। इस प्रकार सप्लाइटिंग के दौरान ईजी सेट की एनर्जी 6 डेल नोट तक बढ़ती है, जबकि T2G सेट की एनर्जी 4 डेल नोट तक घटती है, मैंने बताया था आपको। अतः ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल एटम की डी ऑर्बिटल सप्लाइटिंग को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए वो जो स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर ये है, इस प्रकार से देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, देखिए उसके बाद आता है आपका क्रिस्टल फील्ड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए जो दूसरा पॉइंट होता है ना इसका, वो होता है क्रिस्टल फील्ड इन, ये दूसरा वाला है, वो ऑक्टाहेड्रल वाला था, ये टेट्राहेड्रल वाला है, ठीक है। तो वो ऑक्टाहेड्रल वाला था, ये टेट्राहेड्रल वाला। देखिए टेट्राहेड्रल में क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, 4 लिगेंड लिए थे, क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो इसका मतलब इसमें लिगेंड 4 होंगे। तो इसमें जो 4 लिगेंड लिए थे इसकी भी वही सेम थ्योरी होती है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम बीच में होता है, इसके चारों लिगेंड होते हैं, चारों लिगेंड क्यूब के कॉर्नर पर अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये जो
जो इसके जो लिगेंड होते हैं ना वो फेस पर अरेंज होते हैं, क्योंकि फेस पर अरेंज होते हैं। और देखिए इसमें क्या है, मैं बताऊं आपको बात। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो मेटल एटम, इसमें दो साइड होते हैं ना, एक T2G साइड और EG साइड। तो देखिए वैसे इसका रियल चित्र ये है, लेकिन एक याद करने के हिसाब से ना ये अलग अपने अकॉर्डिंग बनाया गया। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कह रहा है कि जो EG साइड होता है ना, EG साइड जो होता है वो एक्सिस, मतलब जो ये एक्स एक्सिस है ना, इस एक्स एक्सिस से दूर होता है। EG साइड की ये मान लीजिए ऑर्बिटल है। वैसे तो जो लिगेंड और मेटल के बीच में बनता है वो बॉन्ड बनता है, लेकिन आप मान लीजिए कि ऑर्बिटल है। क्या है? ऑर्बिटल। सपोज दैट ऑर्बिटल। ठीक। तो देखिए ये कह रहा है कि जो EG साइड है उसकी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस से दूर है। ठीक है, तो इसीलिए ये 54 डिग्री 44 सेकंड का एंगल बनाता है। ठीक। और जो T2G साइड है उसकी ऑर्बिटल, मान लीजिए ये इसकी ऑर्बिटल है। ठीक। इसकी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस से पास में होती है, तो इसका मतलब ये 35 डिग्री 6 सेकंड का एंगल बनाता है। ठीक। और देखिए ये जो T2G साइड की ऑर्बिटल होती है वो एक्सिस के पास में होती है, तो इस पर जो है ना रिपल्सन अधिक लगता है। और जब रिपल्सन अधिक लगता है तो इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जो T2G साइड है, इस केस में T2G साइड की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक। और EG साइड की, और जो ऑर्बिटल EG साइड की है वो दूर है इस एक्सिस से, तो इस ऑर्बिटल पर रिपल्सन कम लगेगा, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम होगी। ठीक। तो इस केस में जो है ना T2G साइड की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए चित्र आपको ये वाला नोट करना है और समझने के लिए अलग रफली नोट कर लेना है इसको रफ पे। ठीक है। देखिए अगला इसमें वही सेम प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, देखिए जो डी ऑर्बिटल होती है दोस्तों, 1 2 3 4 एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। दूसरी डी ऑर्बिटल ये आ गई, 1 2 3 4। 'इसमें जो है T2G साइड ऊपर जाता है। ठीक है, बस इतना फर्क होता है। ये होती है DXY, ऊपर लिख दिया। देखिए यहां से चलिए आप, DXY, ये DYZ, ये DZX, ये DX² Y², और ये DZ²। ठीक है, सेम वही लिखनी है आपको। ये स्टेप 1 होता है, ये स्टेप सेकंड होता है, और ये स्टेप थर्ड। जीरो 0.4 डेल नॉट और 0.6 डेल नॉट। इसमें भाई 10 डेल नॉट की एनर्जी टोटल होती है। और ये DXY, ये DYZ, और ये DZX। ये होता है दोस्तों आपका DX² Y², और ये होता है आपका DZ²। ये T2G साइड होता है और ये EG साइड होता है। ये T2G साइड, ये वही आप सप्लाइटिंग एनर्जी हो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो EG साइड होता है ना
उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी एनर्जी 0.6 डेलनॉट तक घटती है, और जो T2G साइड होता है उसकी एनर्जी 0.4 डेलनॉट तक बढ़ती है, और इस पर रिपल्सन भी अधिक लगता है और इस पर रिपल्सन कम लगता है। ठीक है, बस वो EG साइड नीचे आ जाता है और इसमें T2G साइड ऊपर पहुंच जाता है। ठीक, इतना ही फर्क होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो क्रिस्टल फील्ड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो बात चल रही है वो देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए आप। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन एक सेंटर पर होता है, 4 लिगेंड इसके अल्टरनेट कॉर्नर पर अरेंज रहते हैं, जबकि एक्स वाई जेड एक्सिस क्यूब के फेस के सेंटर पर होते हैं। ठीक, जिसे निम्न प्रकार शो कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाना है आपको, ये वाला। ठीक है, ये वाला आप समझने के लिए इसे बना सकते हैं। देखिए उसके बाद अतः स्पष्ट है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की एक्सिस डायरेक्शन T2G सेट के अलोंग भी होती है, लेकिन ये देखा है कि EG सेट की ऑर्बिटल एक्सिस डायरेक्शन से दूर होती है और 54 डिग्री 44 सेकंड का एंगल बनाती है। ठीक, जबकि T2G सेट की एक्सिस डायरेक्शन के निकट होती है, ये 35 डिग्री 6 सेकंड का एंगल बनाती है। ठीक है, थ्योरी है दोस्तों, नोट कर लें आप यही। ठीक है, उसके बाद होता है आपका ये, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला आपका जो तीसरा पॉइंट होता है ना, वो होता है क्रिस्टल फील्ड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो देखिए इसकी ज्योमेट्री कैसे बनती है, इसकी ज्योमेट्री जो बनती है ये बनती है। ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर, ये ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें भी क्या, सेंट्रल मेटल एटम बीच में होता है, लिगेंड इसके चारों ओर कॉर्नर पर अरेंज होते हैं। उसके बाद इसकी, हाँ, दो लिगेंड बाई एक्सिस पर अरेंज होते हैं और दो लिगेंड एक्स एक्सिस पर अरेंज होते हैं। ठीक, वही सेम थ्योरी लिखनी है इसमें। तो देखिए उसके बाद जो इसकी डी ऑर्बिटल होती है ना, वो 4 भागों में टूटती है। ठीक, 4 भागों में। पहला होता है आपका ये वाला साइड। ठीक है, इस पे क्या है, रिपल्सन ज्यादा लगता है तो इसकी एनर्जी कम ज्यादा होती है। जो डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपने आप में एक अलग साइड होता है ये। ठीक है, तो इस पर रिपल्सन ज्यादा लगता है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। और डी जेड स्क्वायर, इस पर रिपल्सन कम लगता है तो इसका मतलब इसकी एनर्जी कम होती है। ठीक, उसी प्रकार इस पे डी एक्स वाई वाला जो सेट है ना, इस पे रिपल्सन ज्यादा लगता है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक, उसी प्रकार डी जेड एक्स टी वाई जेड, इन पे रिपल्सन कम लगता है तो इनकी एनर्जी कम होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए कॉपी से नोट करा दे रहे हैं आपको। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों क्रिस्टल फील्ड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड एक स्क्वायर पॉइंट में रहते हैं, जिनमें दो लिगेंड एक्स एक्सिस पर और दो लिगेंड बाई एक्सिस पर होते हैं, लिखा नहीं है। देखिए इसके आगे लिखा, इनकी मेटल एटम से दूरियां अलग अलग होती हैं, लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की सप्लाइटिंग ऑक्टाहेड्रल के समान ही प्रतीत होती है, क्योंकि यदि किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में से दो लिगेंड हटा दिए जाए तो वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है। ठीक, किसी ऑक्टाहेड्रल उसमें से, देखिए अब ये आपको चित्र बनाना है, वीडियो रोक रोक के देख लेना जरा। ठीक है, देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड जेड एक्सिस पर होते हैं वे सेंट्रल मेटल आयन से अधिक दूरी पर होते हैं, जो लिगेंड एक्स और वाई एक्सिस पर होते हैं वे मेटल एटम से निकट होते हैं, जिनके कारण मेटल एटम की डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल पर रिपल्सन कम लगता है, जिसके कारण इसकी एनर्जी कम होती है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर रिपल्सन अधिक लगता है, इसकी एनर्जी भी अधिक होती है। इसके आगे का देखिए दोस्तों, इसके आगे का ये होता है, इसी प्रकार डी एक्स वाई पर रिपल्सन अधिक लगता है और डी बाई जेड और जेड एक्स पर रिपल्सन कम लगता है। ठीक है, इस एनर्जी डिफरेंस के कारण और डी ऑर्बिटल की सप्लाइटिंग हो जाती है, जिससे डेल निम्न प्रकार शो कर सकते हैं। देखिए इस चित्र को इस प्रकार दर्शाया गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को, दोस्तों नोट कर लें।
सो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा क्लियर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये तीनों पॉइंट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थे। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताया था अभी। देखिए दोस्तों जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, इसका पहला पॉइंट जो होता है ना, वो होता है क्रिस्टल फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए क्रिस्टल फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपने जियोमेट्री बना के दिखाई थी, 5 डी ऑर्बिटल बनाई थी, बाद में सबलाइटिंग वाला स्ट्रक्चर बनाया था। उसके बाद देखिए दूसरा होता है आपका क्रिस्टल फील्ड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें टेट्राहेड्रल 4 लिगेंड जुड़े थे, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर बना, क्यूब बना के दिखाया था। उसके फिर सबलाइटनिंग वाला स्ट्रक्चर बनाया था, डी ऑर्बिटल एनर्जी बढ़ते हुए फिर उसके दो भाग में टूट रही थी, ईजी साइड और T2G साइड। देखिए तीसरा होता है आपका क्रिस्टल फील्ड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो अभी बना के दिखाया था आपको, ठीक है ना। उसके बाद इसकी डी ऑर्बिटल जो होती है ना, वो 4 भागों में टूटती है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग होती है, डी एक्स वाई अलग होता है, डी जेड स्क्वायर अलग होता है, डी वाई जेड, डी जेड एक्स अलग होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस प्रकार से पूरी कंप्लीट होती है, और देखिए इंपॉर्टेंट होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा होता है क्लियर।